मून लैंडिंग के इतने बड़े सक्सेस के बाद अब इसरो टारगेट कर रहा है सन को। Remember, with great power comes great responsibility. आदित्य L1 सन को स्टडी करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है। इसी सैटरडे 11:50 को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 ने लिफ्ट ऑफ किया था PSLV C57 लॉन्च पैड के साथ। इंडिया की सबसे पहली स्पेस बेस्ड मिशन जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी करने वाली है। ये हिंदू गॉड ऑफ सन यानी सूर्य देवता आदित्य के ऊपर रखा गया है। इस मिशन के तहत जो स्पेसक्राफ्ट है उसे हैलो ऑर्बिट में रखा जाएगा जो कि सन और अर्थ सिस्टम के बीच लग्रांज पॉइंट 1 यानी L1 है। ये करीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से और इस पॉइंट पर एक सैटेलाइट को प्लेस करना बहुत ही एडवांटेजेस हो सकता है हमारे लिए, जो कि हमें कंटिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेंगी। एक लग्रांज पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर अर्थ और सन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और अगर इस पॉइंट पर कोई सैटेलाइट को छोड़ा जाए तो वो अपने आप बिना कोई खिंचाव के टहल सकती है। ऐसे पॉइंट पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि दोनों ही साइड से एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो किसी भी साइड ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगी। ये लैग्रांज पॉइंट्स जो है ये कोई भी दो बॉडीज जो कि एक ग्रेविटेशनल सिस्टम में सिचुएटेड है इन दोनों के बीच लगती है और ये कोई भी 2 ग्रेविटेशनल बॉडी सिस्टम में 5 लैग्रांज पॉइंट्स होती है, जिसे इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लग्रांज के ऑनर पर रखा गया है। एक हैलो ऑर्बिट इन्हीं किसी एक लग्रांज पॉइंट के ऑर्बिट को कहा जाता है। अपने लॉन्च के बाद ये एक लंबी सफर तय करने वाला है जो कि 135 डेज की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर निगार शाजी का कहना है कि आदित्य L1 अगर एक बार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है तो ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। इस इमेज में आप आदित्य L1 मिशन की ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं। 2 सितंबर 2023 को अपने लॉन्च के बाद आदित्य L1 अर्थ के सरफेस से 800 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर अर्थ के ऑर्बिट में 16 दिनों तक रहेंगी और वहां पर 5 टोटल मैन्यूवर्स के बाद इसे जो वेलोसिटी चाहिए उस वेलोसिटी को गेन करने के बाद ये लग्रांज 1 पॉइंट की ओर अपना सफर तय करेगी। इस अर्थ के ऑर्बिट पर ही आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी जो कि थ्रस्ट जनरेट करेंगी और ये थ्रस्ट से ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर जाएगी। जिस रीजन तक कोई भी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है उसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो इस ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम के वजह से जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI को एस्केप कर जाएगी और इस ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद L1 पॉइंट को टारगेट करेगी जो कि अर्थ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है और ये अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस के सिर्फ 1% ही है। एक बार लैग्रांज 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंच जाती है हमारी स्पेसक्राफ्ट तो इसके बाद इस पोजीशन से सन को ये कॉन्स्टेंटली देख पाएगी इवन जब इक्लिप्स होंगी तब भी, और इसी पॉइंट से ये डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज को भी परफॉर्म कर सकेंगी। इसरो ने अभी तक ऑफिशियली कुछ इस मिशन के कॉस्ट के बारे में बताया नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज के अनुसार इसकी टोटल कॉस्ट 3.78 बिलियन रुपीस यानी $46 मिलियन तक लगी है। इसरो ने इस स्पेसक्राफ्ट में टोटल 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को पेलोड के रूप में भेजा है जो कि सन के तीनों पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व और स्टडी करेगी। पहली सोलर कोरोना जो कि सन की एकदम आउटर मोस्ट लेयर है और उसके बाद क्रोमोस्फीयर जो कि एकदम पतली सी लेयर है प्लाज्मा की फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच। उसके बाद फोटोस्फीयर जो कि सन का वो सरफेस जो हमें अर्थ से दिखाई देता है। ऐसी स्टडीज फर्दर साइंटिस्ट्स को हेल्प करेंगी सोलर एक्टिविटी को अच्छे से समझने में और सोलर विंड सोलर फ्लेयर्स को भी अच्छे से स्टडी करने में। फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट मिलस्वामी अन्नादुराई का कहना है कि ये जो सन है ये सन कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करती रहती है अर्थ की जो वेदर है उसे रेडिएशन और हीट और पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से, और ये स्पेस वेदर को भी काफी इम्पैक्ट करती है। स्पेस वेदर जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे सैटेलाइट्स हमारी काम करेंगी। सोलर विंड्स और स्टॉर्म्स जो होती है ये हमारे सैटेलाइट की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको इस हद तक इफेक्ट कर सकती है कि वो इनकी पावर ग्रिड को भी
बर्बाद करके रख दे सकती है। और स्पेस वेदर के बारे में हमारी नॉलेज बहुत ही इनसफिशिएंट है। इंडिया की खुद की अभी 50 सैटेलाइट स्पेस पर है जो कि हमें 24/7 कम्युनिकेशन लिंक्स, वेदर के ऊपर डेटा देती है और नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि ड्राउट्स, टॉर्नेडोज, ऐसी सिचुएशन का हमें पहले से प्रिडिक्शन भी हासिल करवाती है। हमारा सन 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन अभी भी हमारी नॉलेज इसके रिगार्डिंग बहुत ही सीमित है। सन डिफरेंट गैसेस की एक जायंट स्फीयर है और आदित्य L1 सन की आउटर स्फीयर को स्टडी करने वाली है। क्योंकि ये इसरो की सबसे पहली सन बेस्ड मिशन है, तो आपको लग सकता है कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये या तो चंद्रयान की तरह लैंड करेगी सन के ऊपर या फिर सन को क्लोजली अप्रोच करेगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हमारा सूर्य एक गर्म आग का बबूला है, उसके ऊपर लैंड करना अभी तो नियर टू इम्पॉसिबल है। आज से करीबन 1 मिलियन या फिर ट्रिलियन ईयर्स बाद जब ये आग का गोला थोड़ा सा शांत हो जाए तब जाके हम सोच सकते हैं लैंडिंग के बारे में। बट अभी के लिए हमें इसके आउटर सरफेस के बारे में थोड़ी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है तो वही बहुत होगी। सन की 2 पिकुलियर फिनोमेनॉन्स, एक सोलर रेडिएशन और एक मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ये अर्थ से पहुंचने से पहले ही अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो ये L1 पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट को रखना एक फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर रेडिएशन और मैग्नेटिक स्टॉर्म सन से जो आती है उसे बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये L1 पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है जहां पर दोनों की ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड हर एक फोर्सेस ना के बराबर हो जाती है। हम अगर अपने सोलर सिस्टम के सन को अच्छी तरह समझ लेते हैं और सोलर विंड, सोलर इरप्शन जैसे फिनोमेनॉन को भी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो ये हमारी सैटेलाइट्स की जान बचा सकती है। यस, जो सैटेलाइट्स हार्म हो सकती है ऐसे फिनोमेनॉन के लिए, उनकी लाइफ स्पैन हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर हमें ऐसे फिनोमेनॉन के बारे में नॉलेज रहेगी तो। एक बार आदित्य L1 सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके बाद इंडिया उन चुनिंदा ग्रुप ऑफ कंट्रीज में जुड़ जाएंगी जो कि सन को ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। जापान इनमें से सबसे पहली कंट्री थी जिन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था 1981 को, जो कि सोलर फ्लेयर्स को अच्छे से स्टडी करने की मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव रखती थी। और फरवरी 2020 को नासा और ESA ने जॉइंटली लॉन्च किया था एक सोलर ऑर्बिटर जो कि सन को एकदम नजदीक से ऑब्जर्व कर रहा है और उसके डेटा को गैदर करके स्टडी कर रहा है। और 2021 को नासा का सबसे लेटेस्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने एक हिस्ट्री बनाई है जो कि सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना तक पहुंचने में सबसे पहली स्पेसक्राफ्ट बनी। इस आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पेलोड्स को पैक किया गया है ये मेनली सोलर एटमॉस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना को ऑब्जर्व करेंगी। हमारी सोलर सिस्टम में जो सन है वही है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें जो भी एनर्जी मिलती है वो इसी सन से मिलती है। और आज हम फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी, ये सब की ओर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। लेकिन अभी तक सोलर पैनल्स हम उतनी एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जितना कि प्लांट्स के लीव्स करती है। इसीलिए हमें हमारी नॉलेज जो है सन के बारे में उससे और भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। और ऐसे ही सिचुएशन में ये इसरो की नेक्स्ट मिशन आदित्य L1 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पेलोड्स लगी हुई है उनमें से टोटल 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स है और 3 इन सीटू पेलोड्स। पहली पेलोड का नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC। ये पेलोड हमारी सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उस रीजियन को स्टडी करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये उस रीजियन की स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगी, यानी कि वहाँ पर मिलने वाली हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पेक्ट्रम की स्टडी करेगी, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, ये कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, ये सब इस पेलोड का काम होगा। इससे हमें उस रीजियन की केमिकल कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, ल्यूमिनोसिटी एक्सेट्रा के बारे में भी एक अच्छी जानकारी मिल सकेगी। हमारा नेक्स्ट पेलोड का नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट। इसका काम होगा सन की जो क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर लेयर है इनकी तस्वीरें खींचना, जो कि बाद में रिसर्च एंड स्टडीज के लिए काम में आएंगी। हमारा थर्ड पेलोड का नाम है
सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि सोलेक्सिस। इसका काम होगा पूरे स्टार को अच्छे से ऑब्जर्व करना और उसकी एक सॉफ्ट एक्सरे का स्पेक्ट्रोमीटर प्रोवाइड करवाना। ये सॉफ्ट एक्सरे नॉर्मल एक्सरे के मुकाबले थोड़ी सी कम एनर्जी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करती है, जिसका रेंज 100 से लेकर 3000 EV तक होता है। और इस पेलोड का काम होगा यही एक्सरे इमेजरी से डिटेल्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। इसके बाद आती है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL1OS, और इस पेलोड का काम होगा हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटरी स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रोवाइड करवाना। हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि पहला हो गया आपका एनर्जी रेंज। हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि सॉफ्ट में बहुत ही कम एनर्जी से काम चल जाती है। और इसी हाई एनर्जी के लिए ही जो हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ही अधिक होती है। वही सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम काफी पतली बेरिलियम की वॉल तक पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली सन से निकलने वाले फ्लेयर्स को स्टडी करेंगी। इसके बाद हमारी पहली इन सीटू पेलोड का नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि एस्पेक्ट। इसका काम है सोलर विंड में जितनी प्रोटॉन पार्टिकल्स है उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज और स्टडी करना। हमारी नेक्स्ट इन सीटू पेलोड का नाम है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये भी सेम एस्पेक्ट्स की तरह ही जो भी सोलर विंड होगी उसकी पार्टिकल्स को एनालाइज और फिर स्टडी करेगी, बट ये प्रोटॉन्स की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करेगी। इसके बाद आती है फाइनल पेलोड जिसका नाम है एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स आएगी सोलर फ्लेयर्स से उन सभी की डिटेल्ड स्टडी करेगी। इस आदित्य L1 की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स सन की 2 लेयर्स को स्टडी करना होगा, जिसमें से एक है कोरोना और दूसरा है क्रोमोस्फीयर। जो कोरोना लेयर है इसकी टेम्परेचर अराउंड 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है, जबकि क्रोमोस्फीयर की 6700 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 14000 फ़ारेनहाइट तक पहुंचती है। इन 2 लेयर्स के बीच इतना टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आदित्य L1 दे पाएगा अगर ये सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट करता है। तो इस मिशन से हमें पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा की फिजिक्स भी जानने को मिलेगी। सोलर एटमॉस्फेयर में मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। जो फोटोस्फीयर लेयर है सन की और लोअर क्रोमोस्फीयर, इन दोनों में ही प्लाज्मा पार्शियली आयोनाइज्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो कोरोना लेयर है वहां पर फुल्ली आयोनाइज्ड आयंस रहती है। ये मिशन कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स जैसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेनॉन की अच्छे से स्टडी और रिसर्च भी करेगा।